नमस्कार दोस्तों, मैं अस्मित पटेल आप सभी लोगों का अपने चैनल शिक्षा पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो मैं डाल चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस पोर्शन का कितना महत्व है, कौन सा पोर्शन एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। तो जिसमें हम लोगों ने यह देखा था कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके बारे में हर एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसी में जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से हम लोगों को पढ़ना था। तो ये जो हमारा टॉपिक है द डेथ ऑफ औरंगजेब और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इज कम अंडर द लेटर मुगल एम्परर्स। तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो लेटर मुगल एम्परर्स थे वो कौन कौन से थे। ठीक, सबसे पहले आए बहादुर शाह, फिर उसके बाद जहांदार शाह, फिर उसके बाद फरूख सियर, फिर उसके बाद रफीउद्दुर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर दूती, शाहजहां तृतीय, शाह आलम दूती, अकबर दूती, बहादुर शाह जफर। ये जितने भी एम्परर थे ये सब लेटर मुगल एम्परर कहलाए। इसमें से अब हम सारे शासकों को ना पढ़कर उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे, अधिक उन शासकों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हमको इतिहास में कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जो एग्जाम में आपके पूछा जाए, ताकि आप अधिक से अधिक अंक ला सकें और अपनी नौकरी को जल्द से जल्द सुनिश्चित कर सकें। ठीक, तो बात करते हैं अब हम लोग अपने पहले शासक बहादुर शाह की, जो कि हमने इंपॉर्टेंट लिस्ट में कौन कौन से मार्क किए आप देख लीजिए एक बार। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फरूख सियर, मोहम्मद शाह एंड शाह आलम दूती एंड बहादुर शाह, इन सभी शासकों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो सबसे पहला शासक है हमारा वो है बहादुर शाह। ठीक, तो बहादुर शाह का जो समय काल है दोस्तों वो है 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह शासक बनता है। लेकिन बहादुर शाह शासक कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को हम लोग जरा देखते हैं कि जैसे औरंगजेब के बच्चे थे, मतलब लड़के थे 3, बहादुर शाह, आजम, अकबर और कामबख्श। ठीक है, तो बहादुर शाह जिसे हम लोग मुअज्जम के नाम से भी जानते थे, अब किसको गद्दी प्राप्त होगी, कौन शासक बनेगा, तो इस विचार इसको देखते हुए लोग इन आपस में चारों भाइयों के क्या हुआ, झगड़ा हुआ। तो उसमें बहादुर शाह विजयी होते हैं और वो मुगल शासक बनते हैं। ठीक, जिस समय बहादुर शाह मुगल शासक बनते हैं उस समय जो उनकी उम्र होती है वह होती है 65 ईयर्स। 65 साल की आयु में बहादुर शाह मुगल शासक बनता है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने देखा कि औरंगजेब के पुत्र थे, पुत्रों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें कौन विजयी हुआ, बहादुर शाह विजयी हुए और वह मुगल शासक बने। इसके बाद बहादुर शाह को एक टाइटल दिया गया था साहिबे आलम। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शासक जिसका सरकारी कार्यों में मन ना लगता हो उसे क्या कहा जाता था, साहिबे आलम। ये टाइटल किसने दिया था, कफी खां। कफी खां ने टाइटल दिया था बहादुर शाह को। क्या टाइटल दिया था, साहिबे आलम। ऐसा शासक जिसका सरकारी कार्यों में मन नहीं लगता था। ठीक, बात करें बहादुर शाह की नीतियों की, तो बहादुर शाह औरंगजेब के, मतलब जिस तरीके की औरंगजेब की नीतियां थी उनके विपरीत बहादुर शाह ने क्या किया कि राजपूत और मराठाओं से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की, यानी कि अपने रिलेशंस को अच्छा बनाने की कोशिश की, क्योंकि मराठा और राजपूत ग्रेट वॉरियर्स के रूप में हमेशा से जाने जाते थे। यह जिनकी तरफ होते थे, यह दोनों यानी कि मराठा और राजपूत जिस किसी भी शासक की तरफ होते थे उसका जो कह सकते हैं पावर होती थी वो ज्यादा होती थी। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बहादुर शाह ने अपनी ऐसी नीतियां बनाई जिससे वह मराठा और राजपूतों को क्या कर सके, खुश कर सके। ठीक, इसी संदर्भ में बहादुर शाह ने 1707 में, सन 1707 में साहू को, जिसे मुगलों ने बंदी बना लिया था, उसको क्या करा, रिलीज कर दिया, जेल से उनको छोड़ दिया, साहू जी को, जिसको 1707 में छोड़ दिया बहादुर शाह ने।
तो इससे क्या हुआ कि राजपूत और मराठों से इनके जो संबंध थे वह अच्छे हो गए। ठीक, अब बात करते हैं सिखों की। तो बहादुर शाह ने सिखों के साथ भी अपने संबंध अच्छे किए। ये फैक्ट को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे इसकी पुष्टि होगी? तो हमको देखने को मिलता है इतिहास में कि गुरु गोविंद सिंह, इसको हाई मनसब प्रोवाइड किया किसने? बहादुर शाह ने। जहां से हमें यह पता चला कि अब इसके समय में सिखों से भी संबंध बहादुर शाह का यानी का मुगल शासक का अच्छा है। ठीक, जब गुरु गोविंद सिंह अपना हट गए, फिर उसके बाद आए बंदा बहादुर खान। कौन? बंदा बहादुर खान। 1707 में जब मृत्यु हो जाती है गुरु गोविंद खान की, तो जो सिखों का नेतृत्व करते हैं वो बंदा बहादुर खान करते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि इनके नेतृत्व में हिंसा का माहौल क्रिएट हो गया। ठीक, जिससे जो संबंध सिखों के मुगलों के साथ अच्छे हुए थे वह एक बार फिर से बिगड़ गए और बहादुर शाह का समय काल यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, यानी कि 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो जाती है और बहादुर शाह को दोस्तों मुअज्जम के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ठीक, तो ये सारी जो घटना थी ये बहादुर शाह से संबंधित थी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह का जो समय काल था वो 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी था। ठीक, जहांदार शाह को आपका एक लंपट मूर्ख, यानी भारतीय इतिहास में या मुगल शासक, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे लंपट मूर्ख यानी कि इडियट कहा जाता था? वह कोई और नहीं, जहांदार शाह ही थे। इनको लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता था? इन्हें लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके शासनकाल में इनकी सारी शक्तियां एक महिला जिसका नाम लाल कुंवर था। ठीक, लाल कुंवर नामक महिला के हाथ में सारी शक्तियां थीं। इसीलिए जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख यानी कि इडियट कहा जाता था। ठीक, जहांदार शाह मुगल शासक बनता है किसकी मदद से? जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान, इसकी मदद से जहांदार शाह क्या बनता है? शासक बनता है। और ये जो जुल्फिकार खान था वो कौन था? वह एक शिया मुसलमान था। कौन था? शिया मुसलमान। ठीक, जुल्फिकार खान जो कि एक शिया मुसलमान था, उसकी मदद से जहांदार शाह क्या बनता है? शासक बनता है। ठीक, जहांदार शाह सवाई जयसिंह जो कि अमेर का राजा था, उसको सूबेदार बना देता है। कहां? डेक्कन का। और उसको टाइटल देता है मिर्जा का। ठीक, और अजीत सिंह जो कि मेवाड़ का शासक था, उसको टाइटल देता है किसका? महाराजा का। ठीक, अंत में जहांदार शाह को उसके भतीजे फर्रुख सियर ने सैयद ब्रदर्स की सहायता से इसका क्या कर दिया? वध कर दिया, यानी का इसका देहांत हो गया। कब? 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की मृत्यु हुई किसके द्वारा? फर्रुख सियर ने। किसके द्वारा मिलकर के करी? फर्रुख सियर ने सैयद ब्रदर्स की सहायता ली और उनके साथ मिलकर के जहांदार शाह की मृत्यु कर दी। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अपने अगले मुगल शासक यानी कि फर्रुख सियर के बारे में। फर्रुख सियर का जो दोस्तों समय काल था वो था 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक। ठीक, वह सत्ता में आया था, यानी कि फर्रुख सियर सत्ता में आया था विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। ही केम इन द पावर विद द हेल्प ऑफ हुम? सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स दो भाई थे। ठीक, दो भाई थे और इनकी सहायता से ये आपका फर्रुख सियर शासन में आया था। ठीक, इसमें से एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली बराह। सैयद ब्रदर्स
जो कि दो भाई थे, जिनका नाम अब्दुल्ला खां या हुसैन अली बरह था, और इनकी सहायता से फर्रुखसियर क्या बनता है, मुगल शासक बनता है। ठीक, यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या हुआ कि फर्रुखसियर जो कि इनकी मदद से, सैयद ब्रदर की मदद से शासक बना था, अब वह इनकी नीतियों से परेशान आ चुका था, क्योंकि वो एक तरीके से इन दोनों की कठपुतलियों के रूप में काम कर रहा था। ठीक, तो इससे परेशान होकर के फर्रुखसियर ने क्या किया, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करी, कॉन्स्पिरेसी रचने की कोशिश करी, जिसकी सूचना इन दोनों भाइयों को, सैयद ब्रदर्स को मिल गई। ठीक, तो ये दोनों लोग भी बहुत होशियार थे। इन्होंने क्या किया, इन्हों लोगों ने भी फर्रुखसियर के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करी, और इस तरीके से करी कि फर्रुखसियर को पता ही नहीं चल पाया। ठीक, तो देखिए यहां पर फर्रुखसियर ने पहले षड्यंत्र रखा, इनके परेशान होकर के, और इनको पता चल गया। बाद में क्या हुआ कि जब इन्हें पता चल गया तो सैयद ब्रदर्स ने षड्यंत्र रखा, किसके खिलाफ, फर्रुखसियर के खिलाफ, और फर्रुखसियर इसको जान नहीं पाए। अब यहां पर देखना है कि सैयद ब्रदर्स ने किसकी सहायता ली। ठीक, तो सैयद ब्रदर ने बालाजी विश्वनाथ, सैयद ब्रदर्स ने किसकी सहायता ली कॉन्स्पिरेसी में, बालाजी विश्वनाथ और अजीत सिंह, इन दोनों की मदद से सैयद ब्रदर्स ने षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, किसके खिलाफ, फर्रुखसियर के खिलाफ। ठीक, इससे क्या हुआ कि फर्रुखसियर को गद्दी से निकाल करके उसको मार दिया। कब, 1719 ईस्वी में। तो 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का जो समय काल था वो समाप्त होता है। उसके बाद जो शासक आए, जो मुगल शासक आए, उनका जो टाइम ड्यूरेशन था बहुत ही छोटा छोटा था। एक ही साल के अंदर लगभग 2 शासक हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आए रफी उद्दरजाद और रफी उद्दौला। इनकी जो नीतियां थी या इनमें आप कह सकते हैं योग्यता जो थी इतनी अच्छी नहीं थी, इसी के कारण बस ये दोनों लोग बहुत ही कम समय तक मुगल शासक रह पाए। उसके बाद आपको देखने को मिलता है मोहम्मद शाह, जिसका समय काल 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक था। ठीक, मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला के नाम से भी संबोधित करते थे, क्योंकि ये बहुत ही आप समझ सकते हैं खुश मिजाजी आदमी थे, हमेशा दीन दुनिया में व्यस्त रहते थे, हमेशा सोचते थे कहां से हमको जो भी चीज देखते थे उसमें सिर्फ आनंद ही आनंद देखते थे। इसीलिए इनको क्या, मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था। ठीक, इनके समय में क्या हुआ कि कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य, ड्यूरिंग हिज टाइम मैनी स्मॉलर इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर इमर्ज्ड इन इंडिया। भारत में मोहम्मद शाह के समय में, किसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में कई छोटे छोटे शासक, कई छोटे छोटे राज्य, स्वतंत्र राज्य इमर्ज करे। ठीक, जिसमें हमको देखने को मिलता है हैदराबाद, भरतपुर, मथुरा। ठीक, तो हैदराबाद की जो फाउंडर थे, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा, उनका नाम था चिनक्लिज खां, और भरतपुर और मथुरा को आपको इस्टेब्लिश करा था बदन सिंह ने। किसने इस्टेब्लिश किया था, बदन सिंह ने। भरतपुर एंड मथुरा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय बदन सिंह एंड हैदराबाद वाज इस्टेब्लिश्ड बाय चिनक्लिज खां। और इसी क्रम में हमको देखने को मिलता है अवध वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सादत खां, जिसे हम लोग बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते थे। ठीक, अगला है हमारा इसी क्रम में बढ़ते हुए फर्रुखाबाद। ठीक, तो फर्रुखाबाद को इस्टेब्लिश किया किसने, बंगस नवाब ने। तो ये 4 राज्य हमने, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हमने देखे, हैदराबाद, भरतपुर एंड मथुरा, अवध और फर्रुखाबाद। ठीक, इन सभी राज्यों के बारे में, इन सभी स्टेट्स के बारे में अगले वीडियो में हम लोग इंडिविजुअली हर राज्य की एस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे। ठीक, कैसे, किस शासक ने इसका गठन किया, ये सारी चीजें जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग अभी समझते हैं कि किस मुगल शासक के समय काल में क्या हुआ। ठीक, तो हम लोग अभी बात जो कर रहे हैं मोहम्मद शाह की कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने देखा कि इन्हें रंगीला नाम से संबोधित किया जाता है, और इनके समय काल में
कई शासकों ने कई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राज्य जो थे इमर्ज हुए, जैसे कि हैदराबाद, भरतपुर, अवध, फर्रुखाबाद। और इनके समय में इतना ही नहीं कि स्वतंत्र राज्य ही बन रहे थे, और भी जैसे कि अटैक हो रहा था, जैसे कि 1739 में नादिर शाह का अटैक और 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आपका कह सकते हैं अटैक। 1739 में मोहम्मद शाह के समय काल में ही नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, और आगे 1748 में आपका अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर आक्रमण करता है। ठीक, तो जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने के बाद वापस जाता है तो वो सिर्फ 70 करोड़ रुपए ही नहीं लूटता है। क्या लूटता है? सिर्फ 70 करोड़ रुपए ही ना लूट करके प्लस पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, वह यह दोनों चीजें अपने साथ ले जाता है लूट करके। ठीक, 1748 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने 1748 में जो अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था उसने पूरी तरीके से लूट लिया था हमारी अर्थव्यवस्था को। ठीक, उसने पूरी तरीके से जो खजाना था उसको क्या कर दिया? खाली कर दिया। ठीक, अब मोहम्मद शाह के बाद हम लोग देखते हैं अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय। ठीक, ये जितने भी 3 शासक थे जिनका समय काल हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, इनके बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाता हो, इसलिए इनको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शासक है वह है आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो समय काल है मित्रों 1759 से लेकर के 1806। ठीक, इसके ही समय काल में किसके? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय काल में क्या होता है? बहुत ही इतिहास का बहुत ही चर्चित युद्ध जिसे हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, जो कि 1764 में हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ था कि इसमें शाह आलम द्वितीय विद द असिस्टेंस ऑफ एक्स बंगाल नवाब मीर कासिम एंड नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला, एक तरफ कौन था? एक तरफ मीर कासिम था और एक तरफ अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय। तो एक तरफ ये लोग थे और दूसरी तरफ कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो इनके बीच में युद्ध हुआ और यह जो ज्वाइंट फोर्स थी ये क्या हुई? हार गई, जिससे यह साबित हो गया कि अब भारत में ऐसा कोई नहीं है जो इन अंग्रेजों को हरा सके। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि इनका जो समय काल था 1759 से लेकर के 1806 था। ठीक, फिर उसके बाद जब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 1837 में बहादुर शाह जफर मुगल शासक बनते हैं। बहादुर शाह को जफर इनके नाम के आगे इसलिए लगाया जाता था क्योंकि यह जो कविताएं लिखते थे उन्हें वह जफर नाम से संबोधित करते थे, इसीलिए बहादुर शाह को बहादुर शाह जफर के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो बहादुर शाह जिन्होंने शासन किया या जो मुगल शासक रहे हमारे 1837 से लेकर के 1857 तक ये रहे। इनका 1862 में रंगून में, कहां पर? रंगून। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, जहां पर ये बंदी बनाए जाते हैं। इन्हों को बंदी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो 1857 के क्रांतिकारी होते हैं, जो 1857 का विद्रोह था उसमें बहादुर शाह जफर ने अपना योगदान दिया था या उसमें इन्होंने एक रोल प्ले किया था। ठीक, इसी को मद्देनजर रखते हुए बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया। ठीक, तो बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर? रंगून में। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो आज जो हम लोगों ने देखा वो पूरा लेटर मुगल इम्प्रेस के बारे में समझा कि सबसे पहले लेटर मुगल इम्प्रेस में औरंगजेब के बाद कौन शासक बना और कहां तक ये शासक की जो हमारी सीरीज थी कहां तक पहुंची, लास्ट शासक कौन था, जो कि बहादुर शाह जफर के रूप में अंत हुआ। ठीक, तो आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।
जो अगला वीडियो आएगा हमारा, उसमें आप लोगों को जो मोहम्मद शाह के समय में इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, जैसे कि अवध, भरतपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, इन सभी के बारे में इंडिविजुअली एक एक राज्य के बारे में मतलब आप गहराई से पढ़ाया जाएगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। जल्द ही आपको और भी विषयों की कक्षाएं हमारे चैनल पर प्राप्त होंगी। समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है RO का, उसमें जो हिंदी आने वाली है वो इसी चैनल पर आप लोगों को जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर उसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली है। तो अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं हिंदी की कक्षाओं का तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात मैं आपसे बता सकता हूं कि जो हिंदी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी उसमें जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे एक भी बिंदु बाहर नहीं आएगा। आप यह कह सकते हैं कि हिंदी का एक तरीके से जो पेपर वहां पर आएगा उसकी कार्बन कॉपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यहाँ पर खत्म करते हैं और अपनी खत समाप्त। थैंक यू।